चलो जी आपका यूनियन सिस्टम हो गया था, फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, इंटरस्टेट रिलेशन समझ गया। मतलब आपका खाली हाई कोर्ट और वो सब खत्म हुए हैं, बेसिक टॉपिक खत्म हो गए सारे ना। चलिए ठीक है, गवर्नर छोटी, क्योंकि छोटी टाइम नहीं, थोड़ा लंबा लेक्चर ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, टॉपिक हेडिंग डालिए। सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सेंटर स्पीड में आइए थोड़ा, फटाफट समझाता चलता हूं, बताता चलता हूं। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, जो मोदी जी योगी जी उनके जो संबंध हैं वो किस हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल, जो फेडरल मैंने बताया था उसको बोला जाता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की अवधारणा। फेडरल जो होते हैं, ठीक है, मैंने आपको खैर समझ बता देता हूं। शुरू करें, चलो। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, प्रणाली काम करती है हमेशा। 3 तरीके की प्रणाली होती है। पहला होता है फेडरल, संघीय प्रणाली, फेडरल संघीय प्रणाली। दूसरा होता है यूनिटरी, यूनिटरी एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। और तीसरा होता है कोफेडरेशन, कोफेडरेशन, कई जगहों पे इसी को क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। कोफेडरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। ध्यान से, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों में डिफरेंस बता दूं। फेडरल में लिखो 50-50, 50-50%, समझ गया सिस्टम। यूनिटरी में लिखो 100% डैश सी, 100% डैश सी, सी मतलब सेंटर, समझ गए। 50-50 समझ गए, सेंटर और 50-50। और क्वास में लिखो, को फेडरेशन में लिखो या क्वासी फेडरल में लिखो 70-30, 70-30, 70 के नीचे सी, 30 के नीचे एस। हिसाब समझ में आ गया। पूरी डेफिनेशन मैंने पॉइंटर आपको समझा दी, सबको पता चल। इसका मतलब हम लोग बेसिकली देखा जाएगा तो हम लोग एग्जैक्टली देखें तो हम लोग क्वासी फेडरल हैं। फेडरल में एग्जैक्ट बराबर पावर दी जाती है सेंटर और स्टेट को। स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है। 100% जो सिंगल जो यूनिटरी सिस्टम होता है वो इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत कम देश हैं, क्योंकि 100% सेंटर कोई पावर मिल जाए और किसी को ना मिले, ऐसा होता है किन देशों में, जहां पे डिक्टेटरशिप होती है। नॉर्मल देशों में, लोकतंत्र में तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, सीधी बात, राजा है उसके पास सारी पावर है। बस समझ में आ गया। चलो अब शुरू करते, तो ये हुआ। अब हमारे यहाँ का क्या होता है, लिखो कैरेक्टर ऑफ क्वासी फेडरलिज्म, कैरेक्टर ऑफ क्वासी फेडरलिज्म, संविधान या संघ के लक्षण, परिसंघ के लक्षण क्या क्या है हमारे यहाँ, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहला है डुअल गवर्नमेंट, फटाफट आइए, द्वैध सरकार, द्वैध सरकार, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध सरकार होती है हमारे यहां, सेंटर और स्टेट की अलग अलग सरकार, समझ गए। दूसरा लेक्चर होता है फ्री बेस, फ्री टैक्स बेस, स्वतंत्र कर आधार, फ्री टैक्स बेस, स्वतंत्र कर आधार भी समझ गए, मतलब जो टैक्स होता है उसका बेस क्या होता है, फ्री होता है। थर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान। फोर्थ होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्री जुडिशरी, फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका समझ गए। और फिफ्थ होता है प्रायोरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊपर कौन होता है, संविधान होता है। क्लियर हो गया सबको। तो फेडरलिज्म के कैरेक्टर होते हैं, याद रखो। चलो, फ्री टैक्स बेस का मतलब क्या, मतलब फ्री टैक्स बेस का मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स की बेस को डिसाइड कर सकती है। स्टेट के टैक्स और सेंटर के टैक्स बदल सकते हैं ना, ये फ्री टैक्स बेस, फिक्स नहीं है कि इतना ही रहेगा हर साल, ठीक है। ये हुआ आपका नॉर्मल चीज। अब आ जाओ जो आपकी हिसाब शुरू करते हैं, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन को शुरू करो। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों को बारे में समझते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं। आर्टिकल 1 आपने सबने सुना होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो इन संबंधों को हम लोग 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, या हाँ ठीक है, वेट, लेजिस्लेटिव को ज्यादा, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक देश और स्टेट के आपस में कैसे होते हैं। तो इसमें पहला जो संबंध है वो है 240, मतलब इस जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो आर्टिकल लिख लो 245 से 255, 245 से 255 के बीच की चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, समझ गए। सेंटर स्टेट में विधायी का मतलब होता है आपका कानून से रिलेटेड बातें हैं। तो इसमें पहली बात होती है, उसको बोलते हैं लिस्ट। पहली हेडिंग डालिए लिस्ट, मैंने आपको लिस्ट बता रखी है, सूची। तुरंत यहीं पे समझ लीजिए, आपको पता होगा इंडिया में 3 तरीके की लिस्ट होती है,
सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, सबको पता है बात। केंद्र सूची, राज्य सूची और क्या बोलते हैं हिंदी में, कौन सी बोलते हैं यार, समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती। क्लियर हो गया। तो जो पहला काम आपको करना है वो घर जाके सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करने हैं। लिख लीजिए इस चीज को, केंद्र सूची के सब्जेक्ट, राज्य सूची के सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। मैं आपको इसमें डेटा बता दूं तो केंद्र में है 97, केंद्र में है 97, अपडेटेड होंगे, चेक कर लीजिएगा। स्टेट में है 66, कॉन्करेंट में है 52, 52। यहां तक समझ में आया? पहले हो गए आपके 97, दूसरे में 66 और तीसरे में 52। पॉइंट क्या हो गया, इसमें आपको प्रॉपर कॉपी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधे गूगल करिए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, डैश करके चुपचाप लोड कर लेना। इसमें जो तुम्हारे काम के सबसे ज्यादा हैं वो तुम्हारे काम के हैं कॉन्करेंट, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को लेकर के कि ये इसमें है कि इसमें है। तो जो दोनों में है ये चीज समझ गए, इन तीनों का डिफरेंस सबको पता है। ऐसे विषय, जिन विषयों पे कानून कौन बनाता है, सेंटर या तो मोदी जी कानून बनाएंगे या योगी जी कानून बनाएंगे या दोनों बनाएंगे। एक एक एग्जांपल, इनकम टैक्स ये सेंटर का होता है, भारतीय रेलवे ये क्या है, सेंटर, समझ गए। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में होता है सेल टैक्स, सुना आपने बिक्री कर, जो स्टैंप लगती है, स्टैंप ड्यूटी जानते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेस होता है, स्कूलों में जो फीस आप जाता है। पुलिस का टैक्स नहीं है ना, पुलिस तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है, मतलब हाँ ठीक है, पुलिस का सब्जेक्ट, पुलिस राज्य पुलिस जो होती है, यूपी पुलिस, फला फला पुलिस। इसके अलावा होटल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, समझ गए, ये सब स्टेट का होता है। कॉन्करेंट में दोनों का होगा तो दोनों में बहुत कॉमन है एजुकेशन, शिक्षा। आपने सुना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, तुमने अपने बोर्ड देखे, यूपी बोर्ड, और इसी में एजुकेशन में सीबीएसई, सीबीएसई सबके लिए होता है, यूपी बोर्ड किसमें होता है, यूपी के लिए, एमपी बोर्ड, समझ गए। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कौन कौन अलग अलग, तो आपके सामने, तो आपको सीधे इसमें कॉपी पेस्ट करना बिना किसी राय रुमड़ की, हम सर करे ना कर, ठीक है। कौन से होंगे वो मैं आखिरी में बताऊंगा, जो आपको लिखवा दिएंगे कौन से होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, इसमें एक काम की चीज, जहां पे आपने कॉन्करेंस लिस्ट लिखी है उसको डैश करके लिख लो, 1935 एक्ट से उठाई गई है, adopted from 1935 एक्ट, adopted from 1935 एक्ट, 1935 अधिनियम से उठाई गई है। चलो, मैंने आपको यह भी बताया था, लिखो एंट्री ऑफ स्टेट इनटू, एंट्री ऑफ सेंटर इनटू स्टेट, केंद्र का राज्यों में प्रवेश, केंद्र का राज्यों में प्रवेश, मतलब सेंटर स्टेट में कब घुस सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कब घुस सकता है, हैं? सिक्योरिटी तो अलग चीज है। मैंने आपको आर्टिकल लिखवाया था कि सेंटर के पास पावर है कि स्टेट में जा सकता है, उसके लिए स्पेशल पावर थी राज्यसभा की। कुछ याद आया आर्टिकल? मैंने राज्यसभा में बताया था ना कि एक आर्टिकल था जिसमें स्टेट लिस्ट में बना सकता है। हाँ, तो इसीलिए अब ध्यान रखिए, मैंने वो आर्टिकल बताया था, हाँ, 249। तो 249 क्या इस वाले लिस्ट जो मैंने ऊपर आपको लिखवाई है आर्टिकल उसके बीच में आ रहा है? तुमको ये बात याद है, राज्यसभा के पास दो स्पेशल पावर थी, एक पावर थी ऑल इंडिया सर्विस अनाउंस करना और दूसरी थी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून बनाना, ये याद है? तो ये वही कानून 302 249, तो 249 245 से 55 के बीच में है कि नहीं है? अब आ रहा कुछ कुछ, ठीक। तो पहले इसमें लिखिए, पहला पॉइंट 250, शुरू करते हैं यहां से, ऐसे करा देता हूं मैं। 249, पहला 249 डैश, सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉ फ्रॉम स्टेट लिस्ट, केंद्र के पास राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन क्या, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट, ये हुआ आर्टिकल 249। फिर आर्टिकल 250, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250, नहीं, किसने बोला? क्या कहता है? हाँ, क्या है वो? अरे, तो बड़ा गड़बड़ कहानी है, ऐसा नहीं है। स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट है उससे तो मतलब ही नहीं है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट, सिंपल रूल। लेकिन अगर सेंटर बनाना चाहेगा तो 249 में राज्यसभा के थ्रू बना सकता है, तो स्पेशल पावर। अब आया समझ में? तो नॉर्मल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट का रूल है और किसी का नहीं। क्या लिखे हो 250 वाले में? 250 में लिखो, औपात में लिख लेना। उधर जाके बात करो, अंदर, जानवी अंदर बात करो। 250 में लिखो,
हाँ लिखो यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई कि वो बना सकता है ना, तो वो पावर कहीं होगी, वो पावर 250 में दी गई है। डिफरेंस समझो। 249 में कहा गया है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट से कानून बन सकता है। 250 में बोला गया ये जो पावर है वो लिखी क्या है, वो 250 में लिखी गई है। समझ गए? तो लिखो आर्टिकल 250 डैश इट प्रोवाइड द पावर टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 249। ये 249 को लागू करने की शक्ति देता है। अब आया समझ में इस चीज को लेकर के? तो 249 250 के क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से। चलो नेक्स्ट आओ 252। 252 लिखो सेम पावर फॉर टू और मोर स्टेट। सेम पावर फॉर टू और मोर स्टेट, सेम शक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए। समझ गए होंगे ये भी बात? मतलब किसी एक स्टेट के सब्जेक्ट से अगर कानून बनाना है तो आपके सामने ऑप्शन 249 का है। 252 कहता है अगर सेम चीज एक स्टेट बोलता है मेरे लिए बनाओ, दूसरा बोलता है मेरे लिए बनाओ, तो दो से ज्यादा स्टेट हो गए, दो या दो से ज्यादा, उसके लिए 252 है। कुछ को समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल यूपी ने किसी सब्जेक्ट को बोला सेंटर से साहब मेरे लिए आप कानून बना दो, सेंटर ने बना दिया। उसी की देखा देखी 3 स्टेट और आ गया कि नहीं ये बढ़िया हुआ मेरे लिए भी बना दो। 3 स्टेट पर अलग अलग बनाना है, उससे अच्छा एक कानून बनाओ, तीनों में लागू करो। ये बात कहीं लिखी होगी, वो लिखी 252 में। अब आ गया समझ में? बहुत ध्यान से। 53 253 में 253 में ध्यान से। टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करना। टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करना डैश ईदर दैट सब्जेक्ट केम अंडर स्टेट लिस्ट, चाहे वो सब्जेक्ट राज्य सूची में आए, चाहे वो सब्जेक्ट, ये बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को। समझ गए? मतलब ईदर दैट सब्जेक्ट केम अंडर स्टेट लिस्ट। भारत और अमेरिका के साथ संबंध सही करने हैं, उस संबंधों को सही करने में अमेरिका बोल रहा है कि साहब लखनऊ की जो पुलिस हेडक्वार्टर है, उस लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में कोई चेंजमेंट करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन। लखनऊ के जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर कंट्रोल यूपी गवर्नमेंट का है, और अमेरिका कह रहा है कि उस जो हॉस्पिटल जो भी हेडक्वार्टर है उसमें कोई बदलाव लाना है। तो लॉजिक बात है ये सीधे अमेरिका का इंटरफेयर हुआ। लेकिन अगर इस चीज को, आपके पीछे लॉजिक होना चाहिए ऐसा क्यों चाह रहा, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इस चीज को करने से भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हो सकते हैं, तो इस पॉइंट पे आर्टिकल नंबर 253 के थ्रू वो लखनऊ की जो पुलिस हेडक्वार्टर उसमें चेंज करने देगा अमेरिका को। इसमें सीधे सीधे इंटरफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका? अमेरिका का लखनऊ में इंटरफेयर हो रहा है, बट होगा आर्टिकल 253 ऐसा कहता है। बट यह कंडीशन ध्यान रखना, टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल, ये ध्यान, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट आओ, जैसे बहुत कॉमन होता है डब्ल्यूएचओ की कोई रिपोर्ट आई है या फिर दुनिया भर की जितनी एजेंसी उनकी कोई रिपोर्ट आई है कि इंडिया में फला जगह पे पॉल्यूशन हो रहा है, और उसको हमें मानना नहीं मानने वाली बात, अगर हमने कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहा है, तो हमें उस स्टेट पे कंट्रोल करना होगा। स्टेट का भाई साहब ये तो बाहर वाले की है, आपने क्या बोला भाई साहब है 253 में हमारे पास पावर, हम कर सकते हैं। ठीक है 257 में आओ। 257 में 257 257 में थोड़ा सा टेक्निकल है एक्चुअली, 356 के साथ पढ़ना पड़ता। लिखो इट इंप्लीमेंटेड वाया 356, 356 के तहत इसको लागू करते हैं। 356 के तहत, 356 होता है प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब आगे जानोगे कि जब इंडिया में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो चेंजमेंट कुछ होंगे कि नहीं स्टेट में। आप लोगों ने सुने राष्ट्रपति शासन के बारे में, 10 दिन पहले की न्यूज है मणिपुर की। तो राष्ट्रपति शासन जिस जगह पे लग जाता है स्टेट में, वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो सस्पेंड हो जाती है। उसकी जगह पे पूरा जो सिस्टम होता है वो गवर्नर के हाथ में आ जाता है। जब गवर्नर के हाथ में आएगा, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो सिंपली भाषा में प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया, और प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंटेड बाय द पीएम, इनडायरेक्टली, ऐसा ना बोलना। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में स्टेट आ गया। तो जितने भी चेंजमेंट हो सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। ये जितनी बात है ये 256 में 57 में कही गई है। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप प्रेसिडेंट रूल समझ लोगे तो प्रेसिडेंट रूल में जो बातें कही गई, मैंने बोला एक चीज समझना, जो भी मैं बात बोल रहा हूं वो सारी बातें कहीं ना कहीं तो लिखी हैं। होता ना ऐसा होगा, उसके लिए शक्ति यहां पे दी हुई है। अब आया तो 356 में दिया गया प्रेसिडेंट रूल होगा। अब प्रेसिडेंट रूल होगा तो उसको पावर कहां से मिलेगी? तो पावर 257 से आ रही है। क्लियर हो रहा? कहीं डाउट हो बिंदास पूछेगा। लिखो अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस, कुछ और प्रावधान। ये तो डायरेक्ट हो गए 250 से 255 के बीच के प्रोविजंस है मोटा मोटी, जो आपको समझाने के लिए। कुछ और ऐसे प्रोविजन में बता रहा हूं जिसमें सेंटर और स्टेट में इंटरफेयर हो जाता है इनडायरेक्टली। नंबर 1 200 आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल 200
आप कहां बचा, तो कॉमन सेंस के हिसाब से पता, तुमको लगता है सर यहां पे भी ना सेंटर स्टेट में आ रहा है, हो चुका टॉपिक ये, सेंटर और स्टेट का इंटरफेयर हो रहा है इनडायरेक्टली। कौन सी जगह पे आपको लग सकता है सर हाँ ऐसा हो सकता है, कोई आइडिया, किसी को आइडिया? नहीं, कोई टाइम ज्यादा नहीं कहूंगा, स्पीड में करते हैं। सीधी बात है, जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो इंटरफेयर होगा कि नहीं सेंटर का। इस यूपी का किसी बिल को जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट वो साइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट कौन है, सेंटर का बंदा। एक तरीके से लॉजिक बात है, तो सेंटर मैंने बोला इनडायरेक्टली वर्ड इसलिए मैंने यूज किया, अदर प्रोविजन बाकायदा मैंने हेडिंग डाली क्योंकि वो सब डायरेक्ट हैं, ये जब मैं बताने जा रहा हूं या इनडायरेक्ट बता रहा हूं। नंबर लिखो, पहला आर्टिकल 200 डैश रिजर्वेशन फॉर अ बिल टू द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए बिलों को आरक्षित रखना। ऐसे में झगड़ा होने के चांसेस हैं, हो सकता है जो सेंटर पे राष्ट्रपति साहब हैं वो किसी और पार्टी के हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट वो किसी और पार्टी की है, तो वो बिल होल्ड कर दे तो झगड़े की बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है 304 304, ध्यान से 304 लिखो। some bills must be pre-permitted in front of president, कुछ बिल राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए रखे जाते हैं। पूर्वानुमति, पूर्वानुमति का मतलब समझ गए, पहले से आपको रखे जाते हैं। ये कौन से मनी बिल की कहानी है, ये है ब्रैकेट में लिखो रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से भी संबंधित होते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन समझो जरा ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। मनी बिल को राष्ट्रपति से पूछना है आप जान चुके हैं, लेकिन लॉजिक बात है यहां पे कह रहा है कि स्टेट वाले कौन से बिल होते हैं जो राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं, वो बिल होते हैं अगर कोई स्टेट किसी भी फ्रीडम पे बैन लगा रहा है, तो समझ गए, कोई भी स्टेट अपने यहां के लोगों की फ्रीडम पे बैन लगा रहा है तो उस तरीके के बिल जो होते हैं वो राष्ट्रपति की प्री परमिटेड। एग्जांपल के लिए समझ में आया, कौन सी फ्रीडम पे, तो फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये किसी भी तरीके की चीज पे अगर बैन लगाएगा तो वहां के लोग इफेक्टेड होंगे, तो उससे पहले किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से। क्लियर हो गया। दूसरा ये 169 169 भी तुमको पता होगा। 169 मैंने तुमको बताया था, याद रखो लास्ट लेक्चर में हुआ था स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल आया था विधान परिषद 1/6 1/12 सब लिखवाए थे, तो वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट के पास ऑप्शन होता है ना किसी भी स्टेट में स्टेट काउंसिल बनाने का, तो सीधे सीधे इंटरफेयर हो रहा है कि नहीं, लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल, विधान परिषद का बनाए रखना या बनाना, विधान परिषद को बनाना या बनाए रखना, स्टेट काउंसिल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ 360 360 मैंने आपको बताया था कि जो मनी बिल है उस पर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, कुछ याद आ रहा, साइन करना ही थे ना कुछ याद, क्योंकि प्री परमिशन थी ना, लेकिन एक सिचुएशन में 360 में कर सकता है। 360 क्या है, तो डैश करके लिखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, समझ गए, तो डैश करके लिखो होल्ड द मनी बिल, धन विधेयक को होल्ड कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। क्लियर हो गया। पॉइंट इज दैट अगर कोई भी बिल है और वो बिल मनी बिल है तो, और उस इंडिया में फाइनेंशियल, चूंकि अभी आप फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं जानते, नाम से तो पता, फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ लीजिए आप, एक तरीके से मिलता है नोटबंदी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगी थी इनडायरेक्टली। आप अपने खुद का पैसा जब नहीं निकाल पाएंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, समझ में आई बात। तो उस तरीके का कोई भी होगा तो उस पॉइंट को लेकर, क्योंकि सीधी बात है देश में फाइनेंस सिचुएशन अच्छी नहीं, तभी तो वो बिल आ रहा है, इमरजेंसी लगी हुई है, और उस इमरजेंसी में कोई आप ऐसा बिल ला रहा है कि पैसा खर्च करो, तो गलत बात है ना भाई, समझ गए। तुम्हारे घर में इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है किसी रीजन से, और एकदम से तुम लेकर के आए कि हम जा रहे हैं मेरे को कुर्ती खरीदनी, कुछ और खरीद लो महंगा आइटम, कुर्ती वैसे बहुत महंगी होगी, तुम लोगों ने देखा उसमें, वो कौन सा ब्रांड है भूल गया मैं नाम, वो फटा हुआ कुर्ता जिसमें पहनते हो, हाँ देखो जारा वाला था, जारा बोलते ना, जारा नहीं, जारा ओके। तो जारा जो था आपका, उसमें वो देखा था, वो फटी हुई जीन्स थी, कई जगह से फटी थी पैंट उसकी, देखा है, और बड़ी महंगी 23-24 हज़ार रुपए की जीन्स थी यार, है ऐसी होती है, सही है यार। नॉर्मल जीन्स खरीदो मंगल बाजार से, एक कैंची ले लो, 4 जगह काटो, कहीं से जारा का टैग ले लो, पीछे मारो स्टेपलर, छुट्टी। क्या बात कर दी सर, है वो बात थोड़ी, जब तक हम अपनी किडनी बेच के सामान ना खरीदें तब तक मजा थोड़ी आएगा, आईफोन के मामले में जैसा होता है ना,
अब मेरे को ब्रांड में हर बार बात एकदम छेड़ देता हूँ, अचानक से गलत बात छिड़ जाती है। ब्रांड पहनता है आप में से कोई? ज़्यादा नहीं पहनता है? अबे क्या फ़ायदा तुम लोगों का यार। और कोई ब्रांड, मेरे एक तो लड़कियाँ खतरनाक अलग अलग नाम गिनाती हैं ब्रांड के। मैंने नहीं सुने, एक से ने पूछे थे, जैसे बता कपड़ों ब्रांड बताओ आप लोग। हैं? H&M ये ब्रांड है कोई? मैंने नहीं सुना भाई। और कौन सा मोगन? वैरो मोना, मोडा, वैरो मोडा, बरमोडा होता है यार। वैरो मोडा ब्रांड है, कहाँ का? हाँ, ये हाल है। यूके यूएस कहीं कहीं होगा सर, फॉरेन का होगा। इंडिया का तो, इंडिया में तो ये मिलेंगे आपको, लक्स, रूपा। इंडिया वाले तो यही है ना भाई ब्रांड। इंडिया कोई ब्रांड है कपड़ों का, ढंग का ब्रांड कपड़ों का कोई है? एथनिक में, एथनिक में तो वही मान्यवर आनेवर है, वैसे में कोई नहीं है तुम लोगों में? तुम ही लोग ज्यादा जानकार है, हम लोगों में तो कोई, हम लोग तो भाई मंगल बाजार। रितु कुमार का, एक बार टाटा का बहुत फेमस है, क्या नाम है, टियागो, जूडो, जूडियो, क्या है वो? फास्ट फैशन, वो क्या होता है भैया? अच्छा। ओ, अच्छा, ये खतरनाक है, चीप लेबर है। अच्छा, सरोजनी नगर, ये सही बोली यार। एक ही बार गया था मैं, बाप रे बाप क्या जगह है वो, और क्यों है वो। एक दोस्त था, उस बेचारे को शॉपिंग करनी थी अपने मित्र के लिए, उनकी मित्र थी उसके लिए। बाप रे बाप, वहाँ लड़कियों के ही मिलते हैं, लड़कों के हैं, लड़कों के वहाँ? अच्छा है। अरे मैं 2000 आई थिंक 10-11 के आसपास ही गया था, अभी तो इधर तो मैं गया ही नहीं। मैं गुस्सा, मैंने रहने दे यार, मैं नहीं जा रहा। कितनी भीड़ थी यार वहाँ पे, जाते हो आप लोग? अभी पता नहीं इधर क्या हुआ है, उस समय तो उसमें ऐसा पैक था यार। हैं? बाप रे बाप। देखो याद आ गया मेरे को सीन सरोजनी वाला, बाप, और कुल मैं 2-2.5 घंटा रहा था, मैं मर ही जाऊंगा मैं यहाँ पे। और सब लड़कियां खाली, मतलब 100-100 रुपए, 50-50 रुपए के नहीं, वो सब कुर्ती पुर्ती तुम्हारी। अच्छा जेन्युइन बात है। अब फिर मैंने बात नहीं, फिर मैंने कुछ इस चीज़ों को, बातें नहीं, फिर मैंने वीडियो चेक किया, तो सही में पता चलता कि वो वही वाली थी इसको बाद में ब्रांड के नाम से बोलते हैं सब। और वही था ट्रेंड यार, वो जो हीरो हीरोइन पहनते हैं वही वाली वहाँ सरोजनी मिलती 100-100 रुपए की। ब्रांड बदल जाता है खाली, यूज भी होते हैं। और ये भाई साहब थ्रिफ्टेड होते हैं। ये वाले तो नहीं, रोटी वोटी गाय की रोटी वाला लगा रहे, कपड़े वपड़े नहीं रहते हैं वहां पे रखे हुए, मैंने देखा है यहाँ पे रखा है ना।